अब अपन बात करते हैं, ये दो डेफिनेशन अपनी हो गई। अब बात करते हैं अपन थर्ड डेफिनेशन प्रतिबाधा की। तो थर्ड डेफिनेशन क्या है अपनी? प्रतिबाधा। ये प्रतिबाधा क्या होती है? प्रतिबाधा यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसे इम्पीडेंस। ये तो क्या होती है प्रतिबाधा? प्रतिबाधा यानी नाम से ही पता लग रहा है कि बाधा डालना। तो बाधा कहाँ डालेगा वो? कहाँ पर बाधा डालेगा? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ऐसे तो है नहीं कि अपन चलते हुए आपको गिरा देगा, ऐसा तो नहीं करेगा। तो ये प्रतिबाधा कहाँ डालेगा? जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, तो जो सर्किट है, सर्किट में बाधा डालने का मीनिंग है कि जो करंट प्रवाहित हो रही है उस करंट को क्या करेगा? रोकने की ट्राई करेगा। तो वही अपनी क्या कहलाएगी? प्रतिबाधा। यानी अपन कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा, यानी आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है? करंट या धारा कहलाती है। उसके वो रोकने का जो कार्य करेगा वो क्या करेगा? प्रतिबाधा। तो अपन कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा, आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। यदि बात करते हैं अपन, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा, धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है? प्रतिबाधा कहलाती है। तो जब आप नोट्स बना रहे हो उसमें, नोट्स में तो वैसे तरीके से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो प्रतिबाधा क्या कहलाएगी? आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या धारा प्रवाह में जो उत्पन्न बाधा होती है वही क्या कहलाती है? अपनी प्रतिबाधा कहलाती है। अब प्रतिबाधा भी आपके पास दो तरह की होती है, उसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। एक तो रैखिक, फर्स्ट तो रैखिक प्रतिबाधा, दूसरी होगी अपने पास अरैखिक प्रतिबाधा। तो देखो, रैखिक प्रतिबाधा और अरैखिक प्रतिबाधा किसे कहते हैं? सबसे पहले बात करते हैं रैखिक। रैखिक को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इम्पीडेंस। और ये क्या होगा? नॉन लीनियर इम्पीडेंस। तो जब रैखिक की बात करते हैं यानी लीनियर की बात करते हैं, तो लीनियर में क्या होगा अपने पास? रैखिक प्रतिबाधा। रैखिक प्रतिबाधा का मीनिंग है कि रैखिक से आप क्या समझते हो? मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि रैखिक प्रतिबाधा नहीं, जहां पर ओम के नियम का पालन नहीं हो, ओम के नियम का पालन होता है। यानी ओम का नियम क्या कहता है? यानी ओम का नियम क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। यदि मैं यहाँ पे V और I के बीच में ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ आना चाहिए? V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ेगा, V घट रहा है तो I भी घटेगा। यानी V और I के बीच यदि अपन ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ कैसा आना चाहिए? दोनों देखो, फॉर्मूले से पता लग रहा है कि इसका यदि ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसा आएगा अपने पास? एक सीधी रेखा इस टाइप में आएगी। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाली क्या है? एक रैखिक प्रतिबाधा, यानी एक लाइन आ रही है इसलिए। तो कह सकते हैं कि वह परिपथ या वह उपकरण जो क्या करता है? ओम के नियम का पालन करता है। यदि V व I के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है तो वह क्या कहलाता है? रैखिक प्रतिबाधा कहलाती है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि V व I के मध्य ग्राफ बनाया जाए बनाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ये वाली क्या कहलाएगी? अपनी रैखिक प्रतिबाधा कहलाएगी। तो ओम के नियम का पालन होता है। ओम के नियम का पालन होने के बाद क्या रहता है? V इज इक्वल टू आई आर। V व I के दोनों देखो समानुपाती है, मतलब क्या है? V बढ़ने पर I भी बढ़ेगा, V घटने पर I भी घटेगा। तो अपन कह सकते हैं कि दोनों के बीच में यदि ग्राफ बनाया जाए तो वो क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी सरल रेखा आएगी। इसलिए ये क्या कहलाती है? अपनी रैखिक प्रतिबाधा कहलाती है। यदि इसके एग्जाम्पल देखें तो एल, सी और आर, यानी जो प्रतिरोध होता है, कैपेसिटर होता है और इंडक्टर होता है, वो क्या होते हैं? हमेशा लीनियर होते हैं। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि इनका ग्राफ क्या आता है? एक सरल रेखा आती है। तो ये वाली कहलाएगी अपनी रैखिक प्रतिबाधा। अरैखिक प्रतिबाधा की बात करें तो अरैखिक प्रतिबाधा में क्या होगा? ओम के नियम का पालन ओम के नियम का पालन नहीं होता। जब ओम के नियम का पालन नहीं होता मतलब V और I के बीच में यदि ग्राफ बनाया जाए तो क्या सरल रेखा आएगी? क्या नहीं आएगी। जब ओम के नियम का पालन ही नहीं कर रहा तो सरल रेखा क्यों देगा वो? तो अपन कह सकते हैं कि V व I के मध्य
ग्राफ बनाने पर सरल रेखा नहीं आती, तो अपन कह सकती है कि अरैखिक प्रतिबाधा किसे कहते हैं और रेखिक प्रतिबाधा किसे कहते हैं। तो प्रतिबाधा यानी आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है, प्रतिबाधा कहलाती है। इसको भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, रेखिक और लीनियर और नॉन लीनियर। तो रेखिक प्रतिबाधा किसे कहते हैं, वह उपकरण या वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है। यदि V व I के बीच में ग्राफ खींचने पर क्या आ जाए, अपने पास सरल रेखा आ जाती है, सरल रेखा आ जाती है, तो ये वाला क्या है, रेखिक प्रतिबाधा है। अरैखिक प्रतिबाधा किसे कहते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करता और V व I के मध्य ग्राफ खींचने पर क्या आ जाए, अपने पास सरल रेखा नहीं आती, तो वो क्या कहलाती है, अरैखिक प्रतिबाधा कहलाती है। तो ये आपकी क्या थी, थर्ड डेफिनेशन थी। फिर अपन फोर्थ डेफिनेशन की बात करते हैं, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा यानी बाइलेटरल इंपीडेंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये वाली डेफिनेशन क्या कहती है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा यानी ये अपन कह सकते हैं कि जो बाइलेटरल इंपीडेंस है वो किसे कहते हैं। तो अपन मानते हैं कि जब द्विपार्श्विक प्रतिबाधा की बात करें, यानी इसको मैं डिफाइन करूँ तो एक बार डेफिनेशन सुन लो कि वह परिपथ या वह उपकरण जिसमें धारा की दिशा को बदल दिया जाए, यानी धारा की दिशा को बदलने पर यदि उस सर्किट में कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है तो वो क्या कहलाती है, अपनी द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहलाती है। यानी अपन ने मान लिया, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अपन ने क्या किया, दो डायग्राम बना दिए। तो इसमें क्या किया, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी। यानी यहाँ पे तो देखो करंट कितना जा रहा था, यहाँ भी I इज इक्वल टू कितना है, 2 एम्पियर R निकालना है अपन को। यहाँ भी कितना है, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर R निकालना है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन की बात करें तो करंट की डायरेक्शन कैसी थी, प्लस टू माइनस, यानी इस डायरेक्शन में थी। यहाँ पे बात करें तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, प्लस टू माइनस, यानी इस डायरेक्शन में। दोनों में डिफरेंस आएगा क्या कुछ, यदि R की वैल्यू निकालते हैं दोनों में, कैसे, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो V हो जाएगा अपने पास 10 वोल्ट, I कितना है 2, और R तो R इज इक्वल टू कितना होगा 5 ओम। ऐसे ही सेम इसमें निकालते तो V इज इक्वल टू आई आर, V कितना है 10, ये 2R, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 ओम। देखो तो अपन ने क्या किया, इसमें दोनों में सर्किट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, करंट की डायरेक्शन का, यानी इसमें डायरेक्शन कैसी, क्लॉकवाइज है, इसमें कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी बैटरी को मैंने क्या किया था, ऑपोजिट किया था। ऑपोजिट करने पर करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई थी, उल्टी दिशा में। तो अपन कह सकते हैं कि यदि करंट की दिशा, यानी किसी भी उपकरण या किसी भी परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा को बदल दिया जाए या उल्टा कर दिया जाए, तो परिपथ में कोई भी परिवर्तन नहीं आता या किसी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो वह क्या कहलाती है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, बाइलेटरल इंपीडेंस कहलाता है। तो ये वाला द्विपार्श्विक प्रतिबाधा होती है। तो प्रतिबाधा ही क्या है अपने पास, एक प्रतिबाधा और द्विपार्श्विक प्रतिबाधा है। तो ये हो जाएगा अपने पास दोनों डायग्राम। तो आप लिख सकते हो इसमें कि किसी भी परिपथ या किसी भी उपकरण में धारा की दिशा को बदल दिया जाए या उल्टा कर दिया जाए तो सर्किट में या परिपथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। एक अपन बात करते हैं, इसमें एक वर्ड नहीं है जो आता है प्रवेश्यता। जो प्रवेश्यता है जिसको अपन लिखते हैं बाय से। यदि प्रतिबाधा की बात करें तो प्रतिबाधा को अपन डिनोट करते हैं हमेशा जेड से, यानी प्रतिबाधा को तो किससे लिखते हैं, जेड से। तो प्रतिबाधा और प्रवेश्यता में एक डिफरेंस आता है, यानी ये जो प्रतिबाधा का ऑपोजिट होता है वो क्या होता है, प्रवेश्यता होता है। तो अपन कह सकते हैं कि जेड इज इक्वल टू क्या होता है, 1/y। ये रिलेशन कहीं साइड में लिख लेना
कि प्रवेश्यता किसे कहते हैं, तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है 1/y। जैसे अपना प्रतिरोध लग रहा है, कुंडली लगाते हैं, वैसे ही अपन क्या लगाते हैं, प्रवेश्यता भी एक टर्म आती है y, तो ये भी क्या करता है, इम्पीडेंस का ही काम करता है। तो ये क्या है, इम्पीडेंस का जस्ट ऑपोजिट है, यानी 1/y होगा, वही क्या होगा अपना जेड होगा। तो ये कहलाती है अपनी प्रवेश्यता, जिसे अटेंडेंस भी बोलते हैं प्रवेश्यता को। तो ये वाली चीज भी एक दिमाग में रखना कि यदि जहाँ पे मान लिया कि अपने पास कोई मात्रक है, रजिस्टर है, रेजिस्टेंस का मात्रक यदि ओम दे रखा है तो वो क्या है, इम्पीडेंस है। यदि ओम यूनिवर्स दे रखा है तो वो क्या है, वाई है। तो ओम होने पर तो वो क्या है, प्रतिबाधा है। ओम यूनिवर्स होने पर क्या है, प्रविष्यता है। यदि मैं मात्रक की बात करूँ तो मान लिया कि यहाँ पे तो ओम है, तो प्रतिबाधा है, और ओम यूनिवर्स है तो क्या है, क्योंकि ये क्या इसका उल्टा है, तो ओम यूनिवर्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये अपनी दोनों डेफिनेशन हो गई, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा और प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया और द्विपार्श्विक प्रतिबाधा को किया। आगे आता है अपना नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आता है अपने पास ब्रांच। नेक्स्ट क्या आती है अपने पास, ब्रांच या शाखा। शाखा किसे कहते हैं, जब अपन शाखा की बात करते हैं तो मान लिया कि मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये क्या है, अपने पास कोई भी डायग्राम है। अब अपन मानते हैं कि अपन ने इस डायग्राम में क्या लगा रखा है, एक बैटरी लगा रखी, तो ये सर्किट क्या करेगा, वर्कआउट करेगा, यानी इसमें करंट जाएगी। तो मान सकते हैं I1 I2 I3 कैसे भी करंट मान सकते हो। तो अपन बात करते हैं कि शाखा की, तो शाखा किसे कहते हैं, यानी मैं नाम दे देता हूँ ABCDEFG और H। यानी शाखा किसे कहते हैं, शाखा यानी कोई भी ब्रांच की बात कर रहा है। ब्रांच यानी अपन बात करें A और B पद की, यानी ए बी क्या अपना एक पद है, ए भी एक पद है, यानी इसमें कह सकते हैं कि ए बी पद में धारा का मान क्या रहता है, समान रहेगा। यानी चाहे ए बी पद में आप कहीं भी बात करो तो ए बी पद में क्या रहेगा, धारा का मान समान रहेगा। उसके लिए चाहे आप वोल्टेज लिखोगे तो वो क्या रहेगा, एक ही वोल्टेज आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि वह पद या वह किसी भी परिपथ में वह पद जिसमें धारा का मान क्या रहता है, नियत रहता है या समान रहता है, वही क्या कहलाती है, अपनी शाखा कहलाती है। मतलब धारा का मान नियत रहना, यानी अपन लिख सकते हैं कि परिपथ में धारा का मान नियत रहता है। परिपथ में नहीं, पथ में, परिपथ में किसी पथ में धारा का मान नियत रहता है। क्या रहता है, परिपथ में किसी पथ में धारा का मान नियत रहता है, तो वही अपनी क्या कहलाती है, शाखा कहलाती है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे शाखा कौन कौन सी है अपने पास, ए बी एक शाखा है, बी सी एक शाखा है, सी डी एक शाखा है, बी जी एक शाखा है, ऐसे ही सी एफ भी क्या है, एक ब्रांच है। यानी अपन कह सकते हैं कि एक ही सर्किट है, इसमें इतनी सारी डायग्राम है, क्योंकि इसमें धारा का मान समान होगा, इसमें धारा का मान समान होगा, इसमें समान होगा, इसमें समान होगा, इसमें समान होगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाली क्या है, पांचों ब्रांच है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी सर्किट या किसी भी परिपथ में या किसी भी पथ में धारा का मान यदि नियत या समान रहता है तो वो क्या कहलाती है, अपनी ब्रांच कहलाती है। अब अपन बात करते हैं किसी भी लूप की। 6 डेफिनेशन है अपना लूप, जिसे बोलते हैं पास भी बोलते हैं, लूप या मैश। तो ये क्या होगा अपने पास, पास या लूप की बात करें तो अब इसमें होता है कि अपने पास कोई भी बंद परिपथ होना चाहिए। मान लिया कि ये वाला कोई भी बंद परिपथ तो है, पर इसमें आप लूप कैसे बनाओगे। लूप यानी मैं मान सकता हूँ कि किसी भी परिपथ में एक पॉइंट से चलकर उसी पॉइंट पर आना क्या कहलाता है, अपना लूप कहलाता है। यदि मैं इस डायग्राम में लूप बनाऊं तो लूप कैसे बना सकता हूँ, ये वाला फर्स्ट लूप बना सकता हूँ, ए बी जी एच ए, यानी फर्स्ट लूप क्या हो जाएगा, ए बी जी एच और ए। ऐसे ही दूसरा लूप बना सकता हूँ, बी सी एफ जी बी। ऐसे ही तीसरा लूप बना सकता हूँ, सी डी
ई एफ सी, ऐसे ही अगर बड़ा लूप बनाए तो ये भी बना सकता हूँ ए सी एफ एच ए, ऐसे ही बना सकता हूँ मैं ए डी ई एच और ए। तो बहुत सारे लूप बन सकते हैं, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो लूप जितने भी आप बना सकते हो। लूप क्यों बनाते हैं अपन, इसको सॉल्व, किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए लूप कंसीडर करते हैं। जो किरचॉफ का सेकंड नियम भी यही बोलता है कि इसमें किसी भी लूप में अपन क्या लिखते हैं, वोल्टेज का बीजीय योग लिखते हैं। तो यहाँ पे वही होगा, यहाँ लूप क्यों बनाते हैं, सर्किट को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कितने लूप बन सकते हैं, देखो फर्स्ट लूप तो ये वाला बन सकता है, सेकंड ये वाला बन सकता है, थर्ड ये वाला बन सकता है, फोर्थ लूप ये वाला बन सकता है, फाइव लूप ये वाला बन सकता है, सिक्स लूप पूरा एक सर्किट बन सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे लूप बन सकते हैं। तो किसी भी परिपथ में वह बंद सर्किट में होता है, यानी ये वाला क्या अपना एक बंद परिपथ है, एक लूप है, वो कैसा क्लोज है, तो वही क्या कहलाएगा, अपना लूप कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन संधि बिंदु की। 7 नंबर, संधि बिंदु यानी नोड पॉइंट। तो नोड पॉइंट किसे कहते हैं, तो नोड पॉइंट आप समझ सकते हो कि नोड पॉइंट किसे कहेंगे। मान लिया कि अपने पास यही डायग्राम है, तो संधि बिंदु या नोड पॉइंट यानी ऐसा बिंदु या ऐसा पॉइंट जहां पर क्या हो, दो या दो से अधिक शाखाएं आकर मिलती है, वही क्या कहलाता है, अपना संधि बिंदु कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक शाखाएं का आकर मिलना। लिख लेता हूं मैं यहाँ, जब दो या दो से अधिक शाखाएं एक बिंदु पर मिलती है, यानी जब दो या दो से अधिक शाखाएं एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, तो वो क्या कहलाता है, अपना नोड पॉइंट कहलाता है। तो इस डायग्राम में देखें कि दो या दो से अधिक शाखाएं कहाँ मिलती है, तो मान सकता हूँ तो बी पॉइंट क्या है, नोड पॉइंट है, सी पॉइंट क्या है, नोड पॉइंट है, जी पॉइंट क्या है, नोड है, एफ क्या है, नोड है। तो कह सकते हैं कि बी सी जी ये सब क्या अपनी संधि बिंदु है। तो ये आपकी टोटल डेफिनेशन थी, 7 डेफिनेशन थी। तो सातों को डेफिनेशन को आप अच्छे से नोट्स में अच्छे से थ्योरेटिकल कंसेप्ट है तो बनाकर लिखना है आपको। जो मैंने बोला है वही चीज़ें लिखनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। जहाँ डायग्राम बनाने की जरूरत हो वहाँ आपको डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम भी कैसे सफाई से बनाना है। तो सबसे पहले तो जाल, तो मैं एक बार सबको बोल के बता देता हूँ कि जाल किसे कहते हैं। तो जाल किसे कहते हैं, तो जाल किसे अपन ने बोला था कि एक विद्युत स्रोत होता है और एक विद्युत चालक अवयव होता है। यानी वह परिपथ या वह उपकरण जिसमें विद्युत स्रोत व विद्युत चालक अवयव के द्वारा किसी भी परिपथ का निर्माण किया जाता है, वही क्या कहलाता है, नेटवर्क या जाल कहलाता है। जिसको अपन ने दो भाग में डिवाइड किया, एक तो सक्रिय जाल, दूसरा निष्क्रिय जाल। सक्रिय जाल किसे कहते हैं, एक्टिव रीजन, यानी वह उपकरण या वह परिपथ जिसमें क्या हो, विद्युत स्रोत उपस्थित हो, सर्किट वर्कआउट करे, तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिव कहलाएगा, सक्रिय कहलाएगा। निष्क्रिय की बात करें तो वो निष्क्रिय में क्या होगा, वह विद्युत स्रोत या वह परिपथ या वह उपकरण जिसमें विद्युत स्रोत उपस्थित न होगा क्या कहलाएगा, निष्क्रिय जाल कहलाएगा। फिर आता है विद्युत स्रोत। तो विद्युत स्रोत मतलब किसी भी सर्किट को अपन क्या करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे, यानी किसी भी परिपथ या किसी भी उपकरण को बैटरी या सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है, तो वो क्या कहलाता है, अपना विद्युत स्रोत कहलाता है। तो विद्युत स्रोत को अपन ने कितने भाग में डिवाइड किया, धारा स्रोत और वोल्टा स्रोत। धारा स्रोत में क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के साथ किस क्रम में लगा होता है, समांतर क्रम में, तो वो होगा धारा स्रोत। यदि श्रेणी क्रम में लगाए, आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में लगाए, तो वो क्या होगा, वोल्टा स्रोत। धारा स्रोत को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, आदर्श धारा स्रोत, वास्तविक धारा स्रोत। आदर्श धारा स्रोत यानी आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो जब आंतरिक प्रतिरोध का मान अनंत होगा तब वो क्या कहलाएगा, आदर्श धारा स्रोत। यदि वास्तविक की बात करें तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कुछ न कुछ होगा, जो आदर्श धारा स्रोत कभी भी पॉसिबल नहीं होता। यदि वोल्टा स्रोत की बात करें तो आंतरिक प्रतिरोध सीरीज में लगना चाहिए ZL के साथ। तो ZL कहाँ लगता है, हमेशा आउटपुट, जहाँ पर अपन आउटपुट लेते हैं वहाँ अपन लोड लगाते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास आदर्श धारा स्रोत और आदर्श वोल्टा स्रोत। ऐसे ही वास्तविक धारा स्रोत और वास्तविक वोल्टा स्रोत। प्रतिबाधा की बात करें, यानी आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है, प्रतिबाधा कहलाती है। प्रतिबाधा को दो भाग में डिवाइड किया, रेखिक प्रतिबाधा और अरेखिक प्रतिबाधा। रेखिक प्रतिबाधा किसे कहते हैं, जिसमें ओम के नियम का पालन होता है, वह रेखिक प्रतिबाधा कहलाती है, लीनियर कहलाती है।
वी और आई के बीच में ग्राफ बनाने पर सरल रेखा आती है। अरेखिक किसे कहते हैं? जिसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता। वी व आई के बीच का ग्राफ बनाने पर क्या है? सरल रेखा ना आए, वो क्या कहलाती है? अरेखिक। रेखिक प्रतिबाधा, लीनियर इंपीडेंस के एग्जांपल एलसीआर, और जो अरेखिक के एग्जांपल है वो क्या है अपने पास? डायोड और ट्रांजिस्टर। तो क्योंकि डायोड ट्रांजिस्टर क्या दो पार्ट में जुड़ते हैं, रिवर्स में भी जुड़ता है, फॉरवर्ड में भी जुड़ता है, इसलिए वो किसका एग्जांपल है? उसका एग्जांपल है। बाइलिटरल इंपीडेंस यानी द्विपार्श्विक प्रतिबाधा किसे कहते हैं? वह प्रतिबाधा जिसमें या किसी परिपथ में धारा की दिशा बदल देने पर या उल्टी कर देने पर क्या हो अपने पास? धारा की दिशा को ऑपोजिट कर देने पर उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, वह क्या कहलाती है? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहलाती है। शाखा किसे कहते हैं? किसी परिपथ में वह पथ जिसमें धारा का मान क्या रहता है? नियत रहता है, तो वही क्या कहलाती है? अपनी शाखा कहलाती है। लूप किसे कहते हैं? तो किसी भी बंद परिपथ को ही क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। तो कोई भी बंद परिपथ या क्लोज सर्किट होता है वही क्या कहलाता है? अपना लूप कहलाता है। तो लूप ऐसे आप अलग अलग नाम देकर अलग अलग बना सकते हो, जब और जरूरी नहीं कि जो मैंने बनाया वही बनाओ, कोई सा भी लूप बन सकता है, क्लोज होना चाहिए। संधि बिंदु, जब दो या दो से अधिक शाखाएं एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो वो क्या कहलाता है? अपना संधि बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक शाखा जहाँ पर आकर मिलेगी तो वही क्या कहलाएगा? अपना संधि बिंदु कहलाएगा। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट सर्किट एनालिसिस में फर्स्ट टॉपिक था, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। तो ये 7 या 8 डेफिनेशन है, तो इनको आपको अच्छी तरीके से नोट्स में लिखना है। बाकी अपन इससे आगे बात करेंगे किरचॉफ लॉ की सेकंड क्लास में। तो आप सभी को धन्यवाद। आप टाइम टू टाइम साथ में डेली का 40 या 45 मिनट का वीडियो होता है, तो उसमें आप नोट्स बनाते जाइए और साथ साथ में लिखते जाइए, तो थोड़ा थोड़ा कवर करोगे तो आपको आराम से कवर होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। मैं सभी विथ न्यूमेरिकल के साथ ही आपको ये कंप्लीट करवाऊंगा। जो भी थ्योरम आएगी उसको भी विथ न्यूमेरिकल के साथ करवाऊंगा। एक वीडियो में थ्योरम बनेगी, एक थ्योरम में न्यूमेरिकल बनेंगे। तो मैं न्यूमेरिकल के साथ ही इस इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके चलूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेकेंड क्लास में।